हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फ्लोरिंग ऑफ रीजनल कल्चर, मतलब अलग अलग जगहों का कल्चर जो है रीजनल कल्चर, ठीक है, वो कैसे मतलब चेंज हुआ या कैसे फला फूला, तो उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। कल्चर का क्या मतलब हो गया भाई, देखो जब आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े अगर आप पीछे चले जाओ 50-60 साल पहले तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, अलग तरह के कपड़े पहनते थे। तो जो ये नया कल्चर जो डेवलप हुआ है ये कैसे हुआ है और क्या क्या इसके पीछे कारण रहे, इस तरह की चीज़ों को समझेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे तो ये 7th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोरिंग ऑफ रीजनल कल्चर, तो देखिए लर्निंग आउटकम्स क्या है। द लर्निंग गेन अ सेंस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो बोल रहा है समझना या अपने आप की सेंस को विकसित करना किसके बारे में, कि भाई जो कल्चर है ना, कल्चर उसके अंदर क्या क्या चेंज हुए और कैसे हुए या क्या क्या चीज़ें नई बनी, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं बनी या बहुत सारे नए खाने पीने के तौर तरीके बदले या रहने के तौर तरीके बदले, तो उन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो देखो फिर बोल रहा है इलिस्ट्रेट हाउ टेक्स्ट इन अ रीजनल लैंग्वेज, बोल रहा है इलिस्ट्रेट करो कि कैसे किताबें या जो जो भी लेख जो छपे हुए हैं वो कैसे मतलब लोकल भाषाओं को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भाषा चल रही है उसको दोबारा से कैसे चेंज किया गया या कैसे चेंज हो गई वो अपने आप, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो बोल रहा है इंडिया जो है वो हमेशा से ही डाइवर्सिटी का लैंड रहा। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताओं का, यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा वाले और अलग अलग तरह के आदमी यहाँ पर एक साथ रह रहे हैं विद डिफरेंट रीजन्स हैविंग यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन। बोल रहा है अलग अलग रीजन में रहते हुए फिर भी कल्चर एक जैसा हो जाता है, उनकी कुछ चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। द डेवलपमेंट एंड फ्लोरिंग ऑफ डिफरेंट रीजनल कल्चर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई द अराइवल ऑफ अ न्यू ग्रुप इन टू द सब कॉन्टिनेंट। अब बोल रहे जो इस एरिया में रहने वाले ना, जो इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, उन सभी को मतलब जो नए मतलब कोई भी नया कल्चर है या जो भी कोई चीज़ है वो पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है नए समाज को। द इंटरेक्शन ऑफ ओल्ड एंड न्यू थॉट लाइफ स्टाइल एंड हिस्ट्रीज वॉज अ कंटिन्यूस हिस्टोरिकल प्रोसेस विच परसिस्ट टू दिस डे। अब अगर आप मान लो किन्हीं चीज़ों को देखते हो, पुरानी चीज़ों को या पुराने विचारों को, और समझते हो, तो हिस्ट्री क्या करती है उसको परसिस्ट करती है। मतलब भाई पुराने विचार और नए विचार कैसे कॉम्बाइन होके एक साथ चलें, उन चीज़ों को समझते हैं। बोल रहा है इन दिस चैप्टर वी विल ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। बोल रहा है इस चैप्टर में हम डेवलप करेंगे रीजनल लैंग्वेज को एंड कल्चर फॉर्म ऑफ द मेडिवियल पीरियड। वी विल सी हाउ द डिफरेंट लैंग्वेज वी स्पीक टुडे। बोल रहे हैं हम समझेंगे कि कैसे जो भाषाएं ये डेवलप हुई है, कैसे बनी जो आज हम बोलते हैं। द लिटरेचर वी रीड, द म्यूजिक एंड डांस फ्रॉम वी इंजॉय कैन ट्रैक्ड बैक टू दिस इरा। तो इस युग में जो ये गाना बजाना या जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, उनकी कोशिश करेंगे। तो चैप्टर में आ गया सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो भाषाएं कैसे बनी, सबसे पहले ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है। क्या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इन द मेडिवियल पीरियड। देखो भाई हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इसको हमेशा 3 भागों में बांटा जाता है मोटा मोटा समझने के लिए। एक तो प्राचीन, एक मेडिवियल और एक मॉडर्न, समझ गए। एक एंशियंट, एक मेडिवियल और एक मॉडर्न। एंशियंट हो गई पुरानी, मेडिवियल हो गई बीच की और मॉडर्न हो गई आज की। तो जो मेडिवियल पीरियड है ना उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी बीच का जो हिस्सा है उसके बारे में, ना बहुत ज़्यादा पुराना ना बिल्कुल नया, बीच का। इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप एंड फ्लोरिश्ड इन डिफरेंट रीजन। बोल रहा है बहुत सारी भाषाएं बनी अलग अलग एरिया में ऑफ इंडिया, इंडिया के। द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक, अगर आप अरेबिक के बारे में समझें, ठीक है। और दूसरी बोल रहा है एंड पर्शियन, तो अरेबिक और पर्शियन के बारे में समझें बाय द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जिनने राज किया उनकी सहायता से आई। हैड ए डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस, डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया इसका अलग ही प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, ठीक है। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सम दीज लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस को बनाने में। दिस डेवलपमेंट आल्सो गिव बर्थ टू अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। समझे भाई मेरी बात। अब ये क्या बोल रहा है भाई, जो पर्शियन थे और अरेबियन जो लोग थे, इनकी वजह से एक हमारी भाषा के ऊपर एक अलग ही प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से उर्दू पैदा हो गई, ठीक है। यानी अब देखो अरबी भाषा, अरबी भाषा और पर्शियन लोगों की भाषा,
ठीक है। इन दोनों की मिला करके और हमारी हिंदी मिला करके एक नई भाषा विकसित हो गई जिसको बोला उर्दू। लेट अस नाउ लर्न अबाउट मोर द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इन मेडिवल पीरियड। बोला चलो चलो फिर भी हम आगे और देखते हैं भाषाओं के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है डायलेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? बोली या उपभाषा। बोली या उपभाषा, इसको समझ लो अच्छे से। बोली या उपभाषा क्या होता है? जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो ये हमारी मातृभाषा है, फिर हम गुजरात के लोग हैं, गुजराती बोलते हैं, तो गुजराती लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, बोली भी जाती है, ठीक है। तो ये एक भाषा हो गई। लेकिन एक हरियाणवी भाषा अगर आप लो तो ये लिखी नहीं जाती, ये एक बोली हो गई। तो हरियाणवी को डायलेक्ट बोलेंगे, ठीक है। डायलेक्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड हरियाणवी। हरियाणा की जो भाषा है उसको डायलेक्ट बोलेंगे क्योंकि वो एक बोली है या उपभाषा है, हिंदी के साथ समझने वाली है। अब अरेबिक के बारे में बोल रहा है। अरेबिक वाज ए डोमिनेंट लैंग्वेज इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। तो अरेबी जो भाषा है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा जो एशिया, सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया से निकली हुई है। बिकॉज इट वाज द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, क्योंकि ये जो भाषा है ना ये मोहम्मद पैगंबर की भाषा है, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर कौन था भाई? देखो मुस्लिम लोग जो होते हैं वो अपना भगवान मानते हैं प्रोफेट मोहम्मद को, ठीक है। यानी जो सिद्ध पुरुष होता है उसको बोलते हैं भाई, जिसने बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर लिया, बहुत सारा भगवान की नॉलेज इकट्ठी कर ली, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो प्रोफेट मोहम्मद की जो भाषा है उससे ये निकली है। इट वाज पैट्रोनाइज्ड, वह भगत था। पैट्रोनाइज होता है मतलब समर्थन करने वाला या उसकी भक्ति या उसको वो बहुत अच्छी लगती हो। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड बाय रीजनल किंगडम एज वेल। अब इसको दोनों अच्छे लगते थे, दिल्ली सल्तनत के राजा भी अच्छे लगते थे और उस एरिया में रहने वाले लोकल राजा भी अच्छे लगते थे। तो लोकल बहुत सारे हिंदू राजा थे, दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं ने राज किया था। हाउएवर फिर भी इट वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल वर्क। अब बोल रहा है फिर भी रिस्ट्रिक्टेड लार्जली रिलीजियस, इसने बहुत सारे धर्मों को रिस्ट्रिक्ट मतलब बैन किया एंड फिलोसफिकल वर्क किया। द मोस्ट फेमस वर्क इन अरेबिक प्रोड्यूस। अब देखो इन्होंने जो ज्यादातर काम किया वो अरबी भाषा में किया। अरेबिक प्रोड्यूस इन द इरा, इस समय में जो क्या था, एक है फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी, ठीक है। एक किसने काम किया? ये जो ये प्रोफेट मोहम्मद है इनकी समय में ये काम हुआ है। ए ट्रीटीज ऑन लॉ, जो कानून का एक गठबंधन है, मतलब नीतियां हैं उसमें कानून की। रिटन ड्यूरिंग द औरंगजेब रीजन, औरंगजेब के समय में लिखा गया। अब इसको अच्छे से समझ लो क्या है इसका मतलब। देखो औरंगजेब जो राजा था उसके समय में एक किताब लिखी गई थी फतवा आलमगीरी, ठीक है। इसके अंदर नियम और कानून लिखे गए थे मुस्लिमों के, ठीक है। मुस्लिम लोगों के काफी नियम और कानून लिखे गए थे फतवा आलमगीरी। फतवा का क्या मतलब होता है? इनका एक मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोर्ट हो गया, पूरे भारत का एक कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय, निम्न सदन, उच्च सदन, ये ऐसे अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही एक फतवा ए आलमगीरी, इनका मतलब ये जारी करते हैं कोई भी चीज़ मुस्लिम लोग, तो वो उसमें लिख देते हैं भाई, अब जैसे वो कोई त्यौहार है वो बोलते हैं कि भाई इस त्यौहार को सुबह मनाएंगे, तो वो फतवा जारी कर देते हैं भाई सुबह मनाया जाएगा ये त्यौहार। तो ऐसे मतलब वो अपने अपने ही धर्म के हिसाब से फतवा जारी करते रहते हैं। तो ट्रीटीज ऑन लॉ, तो इस नियम के हिसाब से ट्रीटीज बनाई गई है उन्होंने, औरंगजेब के समय में ये बना हुआ था, ठीक है। फिर पर्शियन, कुछ पर्शियन लोग थे, अरेबी भाषा समझ गए, औरंगजेब के समय की भाषा थी, उसको अरबी भाषा बोलते थे, और ये लगभग वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। फिर पर्शियन अरोज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज सेंट्रल एशिया फ्रॉम 10th centuries BC onward. द सम ऑफ द मोस्ट known पर्सन स्कॉलर सच एज फिरदौसी और सैदी। अब देखो फिरदौसी और सैदी है ना, ये आदमी थे सेंट्रल एशिया से आए हुए 10वीं शताब्दी में, और भाषा में इनका जबरदस्त सहयोग था पर्शियन लोगों का। लाइव बिटवीन द 10th to 14th century, ये 10वीं और 14वीं शताब्दी के लगभग बीच में रहे थे। द अराइवल ऑफ तुर्क, अब जो तुर्क से जो आए हुए थे इन इंडिया, लेड टू इंट्रोड्यूस ऑफ पर्शियन, उन्हें पर्शियन बोला जाता था। यानी जो तुर्क देश है ना, तुर्क देश से जो भी लोग आए हुए थे उनको पर्शियन बोला जाता था। और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी पर्शियन थी, यानी तुर्कों की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, मतलब वो सरकारी जो भी काम होते थे वो किस में होते, पर्शियन भाषा में होते थे। द मोस्ट प्रोलिफिक पर्सन, ठीक है, मोस्ट प्रोलिफिक पर्सन। प्रोलिफिक का क्या मतलब होता है भाई? फल देने वाला, अगर सही समझ आया जाए तो फल देने वाला। अब यहाँ पे फल देने वाला तो होगा नहीं, तो प्रोफेलिक पर्शियन,
पर्शियन का क्या मतलब है, जो पर्शिया भाषा थी ना वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद थी। स्कॉलर ऑफ द मेडिवियल पीरियड वाज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के समय में या अमीर खुसरो के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भाषा ये रही थी। 1252 से 1325 तक, यानी 1252 से 1325 CE तक ही वॉज अ लीडिंग पोएट ऑफ हिज टाइम। वह एक ज़बरदस्त कवि था इस समय का। एंड वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ द दिल्ली, और दिल्ली के कोर्ट में उसकी अच्छी ख्याति थी। दिल्ली के सभा में उसका अच्छा सम्मान था, या दिल्ली सल्तनत में उसका अच्छा मान था। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पोएटिकल कंपोजिशंस इंक्लूड क्लासिकल रोमांस। वह अपनी पोएट्रीज के लिए अच्छा फेमस था, जिसके अंदर उसने मतलब कविताएं भी लिखी हुई थी और क्लासिक रोमांस और रोमांस की बातें भी लिखी हुई थी। खुसरो इंट्रोड्यूस अ न्यू लिटरेरी स्टाइल कॉल्ड द सबक ए हिंदी। अब इसने अपना एक नया ही सिस्टम चालू कर दिया, नई भाषा लिखने लग गया, जिसका नाम रखा इसने सबक ए हिंदी। अब ये एक स्टैंप दिखा रखी है अमीर खुसरो की, देखो यार, इंडिया की एक स्टैंप है, ठीक है। स्टैंप क्या काम आती थी, पहले स्टैंप उन पे चिट्ठियों पे लगाई जाती थी, अभी भी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टैंप थी अमीर खुसरो के नाम से बनी थी, इसका नाम था सबक ए हिंदी और द स्टाइल ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया का स्टाइल। ही इज नोन टू द डेवलप ए लैंग्वेज कॉल्ड हिंदावी विच लिटरेली मीन्स ऑफ हिंद, ठीक है। अब उसने जो सिस्टम चलाया था भाई, उसने हिंदावी नाम की एक भाषा का वो किया था, जिसका मतलब था भाई हिंदी से या हिंदी का। ही रोट हिस्टोरिकल पोएम विच वाज वैल्यूड फॉर देयर लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल कंटेंट। वो ऐतिहासिक कहानियां भी लिखता था। ही रोट पोएट्री इन हिंदुस्तानी एंड अरेबिक। वो अरबी और हिंदुस्तानी भाषा का मिला जुला या मिश्रण से एक क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। हिज वर्क शोन दैट पर्शियन स्कॉलर वर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। और उसके काम से, यानी वो जो कविताएं बनाता था ना, उससे क्या लगता था कि जो भाई पर्शिया का कोई आदमी है या पर्शियन जो स्कॉलर है वो भारतीय भाषा से प्रभावित है और भारतीय लिटरेचर से प्रभावित है, तो वो इस तरह की किताबें लिखता था। अमंग हिज इंपॉर्टेंट वर्क आर द खलिक बरी, ठीक है। खलिक बरी को उसका एक महत्वपूर्ण काम था। ए डिक्शनरी इन वर्सेस, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, डिक्शनरी। एंड द तुगलक नामा, ठीक है, तुगलक नामा भी उसकी अच्छी किताब थी। विच डिस्क्राइब द राइज ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, जो बताती थी गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके बारे में, भाई उसने कैसे कैसे अचीवमेंट हासिल की और वो कैसे राजा बना और कैसे कैसे उसने मतलब बढ़त हासिल की, अपना साम्राज्य बढ़ाया। ये किसके अंदर था, तुगलक नामा के अंदर। तुगलक नामा के अंदर गयासुद्दीन तुगलक का पूरा ब्यौरा था, ठीक है, जो अमीर खुसरो ने लिया हुआ था, ठीक है। और एक खलिक बारी भी उसने लिखी थी। ही आल्सो क्रिएटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन कॉल्ड गजल्स। और एक ये नया कंपोजिशन लिख रहा था, एक नई किताबें लिख रहा था, और उन किताबों में एक अलग ही तरह की चीज़ें लिख रहा था जिन्हें गजल कहा जाता था, ठीक है। गजलें आप आज सुनते होगे, बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को। द टर्मेंडियस इम्पैक्ट ऑफ अमीर खुसरो रिटर्न लेड टू ए कल्चर एक्सचेंज बिटवीन संस्कृत एंड पर्शियन। अब देखो इसने क्या किया, इसने एक ऐसी भाषा का निर्माण कर दिया जो खिचड़ी बन गई, संस्कृत और पर्शिया की मिक्स भाषा को यूज करके। लेकिन आज के लोग उसे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। मैनी क्लासिकल संस्कृत रोड्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, इंट्रोड्यूस वर्क ऑन मेडिसिन्स एंड म्यूजिक, ठीक है। दवाइयाँ, म्यूजिक और पर्शियन भाषा में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे विख्यात थी और इनका मिक्स भाषा में यूज करने लग गए। द पायोनियर इन दिस एफर्ट। अब देखो पायोनियर का क्या होता है भाई, जो पहले से भेजे हुए आदमी होते हैं किसी जगह पे। द पायोनियर इन दिस एफर्ट वाज, मतलब इस एफर्ट में काम करने वाले कौन कौन आदमी थे, एक तो ये था और एक ये था, ठीक है। ये एक का नाम था जिया नकवी, ठीक है, क्या था, जिया नकवी। और ये कौन था, तूती नामा। तो जिया नकवी ने जो जिसने तूतीनामा किया था, तूतीनामा के बेस्ड पे एक संस्कृत का काम किया था। तूतीनामा क्या था, टेल्स ऑफ पैरट, यानी तोते की कहानियां। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में द रामायण एंड महाभारत वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और 15वीं शताब्दी में महाभारत और रामायण भी क्या की गई थी, पर्शिया भाषा में चेंज की गई थी, समझ गए। तो संस्कृत और पर्शियन भाषा से एक नई भाषा का विकास हो रहा था, ठीक है। और पर्शियन भाषा के जो लोग थे, जिसमें कौन था, एक तो जिया नकवी था और एक ये तूतीनामा जो उसने किताब लिखी थी टेल्स ऑफ पैरट, ये संस्कृत भाषा का काम था, ठीक है। और 15वीं शताब्दी में रामायण को पर्शियन भाषा में भी कन्वर्ट किया गया था, रामायण और महाभारत को, ठीक है। कोर्ट्स क्रॉनिकल बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ रूलर वर आल्सो रिटन इन पर्शियन। मनहिज उस सिराज, बरानी, आफिफ, इस्माई, अबुल फजल, ठीक है, वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन ऑफ द पीरियड। इस समय के कुछ मुख्य इतिहासकार थे ये,
ठीक है। क्रॉनिकल्स का क्या मतलब होता है भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई कहानी चल रही हो, ठीक है। जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। बाहुबली 1 पहली फिल्म हो गई, बाहुबली 2 दूसरी फिल्म हो गई, और ये आपस में जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो ये क्रॉनिकल्स ऐसी ही चीज़ों को बोलते हैं भाई, जो एक सीरीज बनाती हैं, ठीक है। तो फिर ये कंटिन्यूस इसमें राइटर थे, हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री लिखने वाले थे। फैजी उतबी नाजरी वर आल्सो नॉन पर्शियन पोएट, इंडियन डेवलपमेंट कल्चर, कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान थ्रू द पर्शियन लैंग्वेज। अब भारत के जो इतिहासकार थे वो एशिया से किस तरह से कॉन्टैक्ट करते थे, एशिया और ईरान से पर्शियन भाषा के माध्यम से, समझ गए। फिर देखो भाई, अब संस्कृत संस्कृत बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है, वैदिक भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत वाज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया राइट फ्रॉम अ एंशियंट टाइम। प्राचीन समय से ही चली आ रही है संस्कृत भाषा, अंटिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बनने से पहले संस्कृत भाषा बहुत पुराने समय से चली आ रही थी और संस्कृत भाषा में ही पढ़ा लिखा जाता था। इट हैड बीन द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया, और उत्तर भारत में ये राजनीतिक भाषा भी थी, और कोर्ट में जो यूज होती थी मतलब लिखा पढ़ाई जो सरकारी, वो सारी इसी भाषा में होती थी। मैनी लिटरेरी वर्क ऑन सब्जेक्ट सच एज पोएट्री, लॉ, ग्रामर, रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, कमेंट्रीज एंड प्ले वर रिटन इन द संस्कृत ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। समझ गए। अब दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनके आने से पहले संस्कृत में ही सारा काम होता था। पोएट्री माने कविताएं, लॉ माने कानून, ग्रामर व्याकरण, रिलीजन धर्म, फिलोसफी, फिलोसफी होता है भाई फिलोसफी होता है किसी चीज़ के बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं, उसको फिलोसफी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी खगोल हो गया, खगोल शास्त्र भी होते हैं, और नक्षत्र शास्त्र भी इसको बोलते हैं, मतलब ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो पढ़ाई होती है वो एस्ट्रोनॉमी में आ जाती है। कमेंट्री, कमेंट्रीज होती है भाई, देखो अभी क्रिकेट कमेंट्री आपने देखी होगी, ऐसे ही कमेंट्रीज होती हैं, मतलब जो भी कहीं पर कुछ भी बोला जाता है वो कमेंट्रीज होती है। तो ये सारे काम मेडिवियल मध्य युग में संस्कृत भाषा के द्वारा होते थे। संस्कृत वाज पेट्रोनाइज्ड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स। संस्कृत को दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्म सम्मान देते थे। भक्ति संत लाइक शंकराचार्य, अब जो शंकराचार्य थे या रामानुज थे और मध्वाचार्य थे, उन्होंने अपना ज़्यादातर काम संस्कृत भाषा में ही किया था। द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली, ठीक है, फैमिली यूलेजिस, इसको बोलते हैं यूलेजिस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी की प्रशंसा में भाषण देना, या प्रशंसा भाषण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रशंसा भाषण। बोला द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली एल्यूजेस बाय कोर्ट पोएट कंटिन्यू ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, ठीक है। मध्य युग के दौरान या मेडिवियल पीरियड के दौरान, मध्यकालीन भारत की इतिहास के दौरान, तो बोला किसी के प्रशंसा भाषण दिए जाते थे, वो भी इसी भाषा में दिए जाते थे। कल्हान राजतरंगिणी इन 12th सेंचुरी, कल्हान राजतरंगिणी, एक कल्हान की राजतरंगिणी एक किताब है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वाज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर के राजा की कहानियाँ बताई गई हैं, उनके इतिहास बताए गए हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क इन संस्कृत इज द ये ओशियन स्टोरी, एक मिनट, कथा सरित सागर, ठीक है। ये क्या है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में क्या होगा भाई, सागर आ गया ना इसमें, तो सागर की कहानियां, द ओशियन ऑफ स्टोरीज, ये लिखी गई थी। रिटन बाय सोमदेवा, कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 22,000 यानी 22,000 श्लोकास। तो ये इसमें 22,000 श्लोक लिखे गए थे। द गीता गोविंदम, ये भी एक और किताब थी। द गीता गोविंदम इज अ मास्टरपीस रिटन बाय द जयदेव इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इट इज लिरिक्स फ्रॉम विच डिस्क्राइब द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, ठीक है, जिसमें भगवान कृष्णा और किसके बारे में बताया गया है, भगवान कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया है कि भाई इवन टुडे वर्सेस ऑफ द गीता गोविंदम संग ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्णा के फेस्टिवल्स या उनकी पूजा पाठ के बारे में भी इसमें काफ़ी जिक्र किया गया है। किसमें, गीता गोविंदम में। कृष्णा एंड राधा इज अ सेंस फ्रॉम द गीता गोविंदम बाई जयदेव, तो ये उनके सीन भी बनाए हुए हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण का और राधा का।
जैन आल्सो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जैन लोग जो थे उन्होंने भी संस्कृत में काफ़ी सहयोग किया है। हेमचंद्र सूरी वाज अ जैन स्कॉलर हु रोट ए संस्कृत। वन ऑफ हिज फ्यू पर्शियन वर्क ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत वाज द लव स्टोरी ऑफ यूसुफ जुलाइखा रिटन बाय द पोएट जैमी। मतलब प्रेम कहानियाँ संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है कुछ। फिर हिंदी, हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है। हिंदी इवोल्व फ्रॉम द वेरियस डायलेक्ट, डायलेक्ट माने बोली, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। भाई कुछ बोलियां हैं जैसे ब्रिज भाषा हो गई, अवधी हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, खड़ी बोली हो गई, इन सभी को मिला करके एक हिंदी भाषा बनाई गई। कैन बी ट्रैक्ड बिटवीन द 7th to 10th सेंचुरीज व्हेन बार्ड्स, बार्ड्स माने होता है कवि, कंपोज लिरिक्स कंपोजिशन प्रेज द वेल्योर। वेल्योर का मतलब होता है आपका वीरता, ठीक है, क्या होता है वीरता और साहस, ठीक है, ऑफ राजपूता किंग्स। तो हिंदी भाषा में जो कवि थे वो जो राजपूत राजा होते थे उनकी वीरता और साहस की कहानियाँ इसमें दिखाई जाती थी। और ये काफ़ी भाषाएं थी, ब्रिज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, और इन सभी के लिए एक हिंदी कॉमन भाषा बना दी थी। मोस्ट ऑफ दीज कंपोजिशन वर इन द राजस्थानी डायलेक्ट ऑफ हिंदी। बोला ज़्यादातर चीज़ें राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल अमंग दीज इज पृथ्वीराज रासो बाई चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो एक फेमस चीज़ इसमें लिखी गई थी राजस्थान के बारे में। विच इज़ अबाउट द लास्ट राजपूत किंग ऑफ दिल्ली पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है, उनकी गौरव गाथा के बारे में बताती है, भाई वो रियल में क्या थे, ठीक है। ये अंतिम राजपूत थे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली मतलब दिल्ली की गद्दी के। अमीर खुसरो हैड ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदावी पोएट्री, और अमीर खुसरो का भी हिंदावी पोएट्री में काफ़ी सहयोग रहा है। ए मिक्सचर ऑफ खड़ी बोली एंड हिंदुस्तानी, तो खड़ी बोली और हिंदुस्तानी भाषा का इसमें यूज़ किया गया है। मुगल रूलर सच एज अकबर, अकबर जो था वो भी हिंदी भाषा का मतलब चाहने वाला था। सम ऑफ द रिनोन्ड हिंदी पोएट अब्दुल रहीम खान ए खाजी एंड वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट में ये अब्दुल जो था ये एक कवि था, और अकबर हिंदी भाषा का अच्छा चाहने वाला था, उसे अच्छी लगती थी। कंपोज ब्यूटीफुल कपलेट्स फ्रॉम पर्शियन कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ एंड रिलेशनशिप। मलिक मोहम्मद जयासी रोट द एपिक पोएम पद्मावत, मलिक मोहम्मद जयासी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत अबाउट द लीजेंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड रानी पद्मावत, जो चित्तौड़ की रानी थी पद्मावत, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा था। द रामचरितमानस बाय तुलसीदास, और रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। डिवोट ऑफ लॉर्ड रामा इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द 15th सेंचुरी। सूरदास वाज द ऑथर ऑफ सुरसागर, तो ये सबकी बता रखी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है, और सुरसागर सूरदास जी ने लिखी थी। फिर राज खान वाज अ ग्रेट डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राज खान जो था वो भी भगवान कृष्ण का तगड़ा भगत था, और उसने भी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी। संत लाइक कबीर एंड नामदेवा आल्सो रोट सेवरल वर्क इन हिंदी, और कबीर ने और नामदेव जो संत थे उन्होंने भी काफ़ी काम हिंदी पे किया हुआ था, ठीक है। फिर उर्दू, द वर्ड उर्दू कम फ्रॉम द तुर्किश वर्ड, उर्दू जो शब्द है वो तुर्किश भाषा से आया था। फोर कैम्प, द बर्थ ऑफ द उर्दू लैंग्वेज वाज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द आर्मीज एंड मोहम्मद ऑफ गजनी। अब देखो भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उर्दू जो था ना ये कहाँ से पैदा हुआ था। देखो ये बता रहा है कि इसका कारण था इंटरेक्शन बिटवीन आर्मीज, आर्मी जो थी उनका आपस में जो मिलान था, मतलब वो लड़ रहे थे या एक साथ होके इकट्ठे होके युद्ध कर रहे थे, उसकी वजह से ये भाषा बनी थी। क्यों? मोहम्मद ऑफ गजनी एंड इंडियन पॉपुलेशन, उर्दू इज करेक्टराइज्ड बाय सिंपल ग्रामर, द अरेबिक स्क्रिप्ट एंड इस्लामिक वोकेबलरी। समझ गए भाई, हिंदी भाषा थे तो साधारण ग्रामर ले ली थी, और अरेबिक स्क्रिप्ट से इस्लामिक भाषा के शब्द ले लिए थे। वी फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन वर्ड इन उर्दू, और लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन वर्ड जो उर्दू में लिखे थे अंडर द बहमानी रूलर्स इन दक्कन, ठीक है। उर्दू एक्वायर्ड स्टैंडर्डाइज फ्रॉम द कॉल्ड दक्षिणी, उर्दू को दक्षिणी भाषा भी कहा जाता है, यानी जो दक्षिण से आई हुई थी उसे दक्षिणी भाषा भी कहा जाता था। इट इज ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक तेलुगु एंड तमिल, और दूसरी रीजनल लैंग्वेज तेलुगु और तमिल थी जो दक्षिण में चलती थी। फिर रीजनल लैंग्वेजेज आ गई अलग अलग अपनी अपनी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, मलयालम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का वीडियो मतलब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।
अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। रीजनल लैंग्वेजेस में हम आगे का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।